गुड इवनिंग। आज भी न्यूज़पेपर की कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ आपके बीच में। आज मिंट न्यूज़पेपर में जो तीन इम्पॉर्टेंट इशूज आज प्रिंट हुआ है, छपा है, तो उसकी चर्चा करना चाहेंगे। और इससे पहले कि ये तीनों टॉपिक की चर्चा करें, एक इम्पॉर्टेंट जो बात जो सबको वैसे पता भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मैसेज आ चुके हैं कि आर.के. महाजन साहब ने अध्यक्ष का पद संभाल लिया। पहला दिन उनका जो अन्य सदस्य हैं उनसे, जैसे कि अखबार में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने जो 64th इंटरव्यू और 65th मेंस के लिए जो डेट उन्होंने बताई वो 4 अक्टूबर के बाद का बता दिया। 4 अक्टूबर को ISPT का एग्ज़ाम है, और जैसा कि राजस्थान ने चाहे अन्य राज्यों ने भी सब अपने एग्ज़ाम को 4 अक्टूबर के बाद, जिससे कि जो भी इंटरव्यू देने वाले लोग हैं या मेंस देने वाले लोग हैं उनको कोई IS प्री देने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए उन्होंने ये प्लानिंग किया। नेक्स्ट, लेकिन एक कन्फ्यूजन उन्होंने ज़रूर छोड़ दिया कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 64th का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो 65th का मेंस भी दे रहे हैं। तो ये उलझन को कैसे वो सुलझाएंगे? ये दोनों एग्ज़ाम अगर एक साथ होगा, थोड़े अंतर पे होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है आर.के. महाजन साहब के लिए कि सर आप 4 तारीख के बाद आप 15 जब इतना लेट आपने किया तो 15 तारीख के आसपास में मेंस करा लीजिए। 3 दिन का तो वो एग्ज़ाम है बस, और उसके बाद आप 3 से 4 दिन का एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू उसके बाद इंटरव्यू आराम से शुरू कर लीजिए, और 35-37 दिन का, माने 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप शुरू कर लीजिए। पहले 3 दिन में आप पहले ISPT ले लीजिए, फिर उसके ISPT हो जाए, उसके बाद 65th मेंस हो जाए, और उसके बाद इंटरव्यू का BPSC 64th इंटरव्यू का हो, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग जो 65th मेंस भी दे रहे हैं और फिर बाकी एग्ज़ाम भी ISPT का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो थोड़े से प्लानिंग करके, लेकिन एक प्लानिंग तो है कि भाई ISPT के पहले ये 64th का इंटरव्यू और 65th का मेंस नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आप आराम से जो भी ISPT देने वाले हैं वो दे लें। खैर, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अब तो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि 1 महीना 10 दिन के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अब 1 महीना 10 दिन का अपना प्लान बना लीजिए। जिनके रोल नंबर शुरू में 1-2 से शुरू हो रहे हैं, जिनका 3-4-5 से है वो थोड़े उनके लिए ज़्यादा और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, लेकिन जिनका 1 और 2 से है तो अपना 1 महीने का प्लान बना ले। मेरे पास कुछ कॉल भी आए कि सर अब तो 1 महीना सिर्फ बचा हुआ है, या 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है, अब अभी भी मॉक इंटरव्यू में कई सारी कमियाँ दिख रही हैं, इन कमियों को कैसे दूर करें। तो फिर यहाँ पर भी फिर मैं आज भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जैसे करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए विजन का या मैगज़ीन या मोटी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कहेंगे कि न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से रहेंगे, और इससे भी आपका इंटरव्यू का काम अपना हो जाएगा। इंटरव्यू में जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आप बोल देंगे। बहुत पुरानी बात कुछ पूछते हैं तो आप वहाँ पे सॉरी बोलते हैं, इसमें कोई बहुत निगेटिव नहीं होगा। खैर, अब जो 3 बातें हैं जो कि आज के लिए आपके लिए मैं लेके आया, उसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। एपेक्स कोर्ट गिव्स टेलकोस 10 years टू क्लियर AGR ड्यूज। ठीक है, ये एक AGR ड्यूज का मामला है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और वोडाफोन आइडिया के तो अस्तित्व की लड़ाई से संबंधित है ये। वोडाफोन और आइडिया तभी बच पाते जब ये जो AGR का मामला था, इसमें कुछ उनके फेवर में डिसीजन आता। एयरटेल के साथ भी, भारतीय एयरटेल के साथ भी यही बात है कि कुछ ये आज कल जो डिसीजन आया, जो आज अखबारों में छपा हुआ है, ये AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे काफ़ी कुछ संभावनाएं फिर भी बनती हैं। बहुत निगेटिविटी जो वोडाफोन और आइडिया के साथ था वो थोड़े बहुत कम हुए हैं। तो यहाँ पर ये मुद्दा क्या है? एक तो ये मुद्दा हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो सेकेंड इशू है वो है कि आज ही इसी अखबार में छपा हुआ है कि इंडियन जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, 6 रेट कट फ्रेश फिजिकल स्टिमुलस, उनका कहना ये है कि जैसे जो स्टिमुलस पैकेज 1.0 आया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत पैकेज 1.0 था, अब समय आ गया है कि फिर 2.0 भी डिक्लेयर किया जाए, और ये एक मुद्दा है। और तीसरा इसी में एक बड़ा अच्छा मुद्दा छपा हुआ है, डेमोग्राफी में टेक टर्न फॉर द बॉस। ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड वाला मैटर है, उसमें एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के आधार पे एक एनालिसिस किया गया है कि जो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था, जो 3D प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, डिविडेंड,
डिमांड एंड डेमोक्रेसी, तो उसमें डिविडेंड हम लूज करने जा रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट में ये जो पॉपुलेशन का जो एक रिपोर्ट आया है उसके में, तो ये 3 टॉपिक को हम आपके साथ आज डिस्कस कर देते हैं, जिसके लिए आप अपने आप को, चूँकि लॉन्ग टर्म टॉपिक है ये AGR वाला मैटर भी लॉन्ग टर्म टॉपिक है, एग्जिस्ट करेगा या कहीं आप इसको अगर समझते हैं तो कहीं जैसे IT इंफॉर्मेशन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, या बिहार में प्रशासन में कैसे सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग किया जाएगा ई-गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, या एग्रीकल्चर में या अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पर भी इस नॉलेज को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये मैटर है। दूसरा जो मैटर दूसरा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये AGR के इशूज़ को आप कहीं जगह क्रिएट करके आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जब एक साइड में डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस ये सब बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल इवन जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है वो सब बढ़ते जा रहा है, मतलब इंटायर इकोनॉमी, गवर्नेंस, society, culture is now based on digital technology. Now the existence of these telcos are most important. ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनका सर्वाइव करना, इनका एग्जिस्ट करना और इनके बीच में आपस में कंपटीशन का होना ये बहुत ज़रूरी है, और AGR इशू उनके लिए जीवन मरण का एक प्रश्न जैसा है। तो एक तो इसको इस तरह से आप जान के रखें, आप ज़रूरत के अनुसार इसको यूज करें। जो सेकंड इसमें वाला मैटर भी इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं, और थर्ड वाला मैटर तो पॉपुलेशन डिविडेंड का है वो भी। तो देखो AGR में आता है कि जैसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, ये मुद्दा रहा है, इसका क्या मतलब है, और इसी में KCUC का भी मुद्दा है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज। तो ये AGR का एक्चुअली 2003 से ही ये मैटर चल रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, एक्साइज ड्यूटी वगैरह का, तो जब भी कोई कंपनी, भाई टैक्स होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके जैसे होता है ना कि हिंदी में मतलब आप जानते हैं कि टैक्स, कर, शुल्क, और कर होता है, शुल्क होता है, और बोलते हैं ना टैक्स ड्यूटीज़, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आय कर, तो एक में कर लगा हुआ है, एक में शुल्क लगा हुआ है। तो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उसमें देखेंगे कि मोस्टली में ड्यूटीज़ लगा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेज हैं उसमें टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स के बारे में हम जानते हैं कि बेसिक फंडामेंटल PT के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट होता है कि टैक्स के क्या होता है कि जो भी आप अपने इनकम में से माने विदाउट टेकिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, वट एवर यू आर पेइंग, दैट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज अ सोवरेनिटी चार्ज पेड बाय सिटीजन्स टू गवर्नमेंट। माने एक संप्रभुता शुल्क होता है जो आप सरकार को देते हैं बिना कोई एज सच डायरेक्ट बेनिफिट के, प्रत्यक्ष लाभ के। तो हाँ, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष माने लाभ नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट लाभ कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने साल भर कमाया और हमारा इनकम 10 लाख रुपए आया, तो उसमें इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैं जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे देता हूँ। मैंने साल भर कंपनी चलाया और उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर मैं जाकर के कारपोरेशन टैक्स दे आता हूँ, निगम कर दे देता हूँ। तो ये सारा का सारा भाई बिजनेस हमने किया, प्रॉफिट हमने जनरेट किया, इस प्रोसेस में जो बिजनेस करने के प्रोसेस में जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया उसमें कई जगह पे हमने इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया, लेकिन उसके बावजूद सारे देने के बाद फिर फाइनली आप आइए, और फाइनली आकर के जैसे मान लो कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में हमने जो भी यहाँ पे आपने फी जमा किया तो उसके ऊपर 18% GST हमने दे दिया, तो 18% GST दिया, जो भी टीचर सारा खर्चा करने के बाद फिर फाइनली जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मैटर होता है। नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें अभी के अनुसार जाएंगे तो 22.5% या 15% जो कॉर्पोरेशन टैक्स का जो भी रेट कट पिछले दिनों में किया गया, 2 रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें पे करना होगा। ठीक है, तो ये निगम कर में प्रॉफिट हमने बिजनेस हमने किया, आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स देने के बाद अभी भी जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, बदले में सरकार मुझे कुछ भी नहीं देगी। लेकिन हाँ, सरकार द्वारा वहाँ जरूर कहा जाता है कि आप जो ये टैक्स देते हैं तो उससे मिसाइल बनता है, अब बॉर्डर पे जो चाइना के साथ इंडियन आर्मी लड़ रही है उसके लिए इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं। वो जो सेना वहाँ पे वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, GSLV PSLV हमारे डेवलपमेंट के लिए ही है। तो हम जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं उस डायरेक्ट टैक्स का इस तरीके से यूज होता है। लेकिन टैक्स के बारे में कहा जाता है कि एक तरह से गवर्नमेंट का सोवरेनिटी चार्ज है ये, जो बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के आप उसको देते हैं और उसका फिर सरकार द्वारा अपनी ज़रूरतों के अनुसार उपयोग किया जाता है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे तो जो ड्यूटीज होता है, कस्टम ड्यूटी है या एक्साइज ड्यूटी है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि सरकार ने जैसे कोई पर्टिकुलर टाउनशिप है, उस टाउनशिप में सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, सरकार के द्वारा रोड डेवलप किया गया, रेलवे कनेक्टिविटी दी गई, पोर्ट डेवलप किया गया, ये सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन किया गया, और आप जाकर के वहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा करके आप बिजनेस कर रहे हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे ड्यूटीज़ लगता है। भाई आपने हमें, सरकार ने एक तरह से आपको बेनिफिट दिया, जो बेनिफिट दिया उसका जो चार्ज होगा वो तो शुल्क के रूप में चला जाएगा, लेकिन फिर भी आई शुड आल्सो बी अ पार्टनर ऑफ। भाई आप जो अपना प्राइस बनाइए तो उस प्राइस में आप अपना फैक्टर कॉस्ट रखिए, अपना प्रॉफिट रखिए, मेरा भी जो भी इनडायरेक्ट टैक्स मेरा उसके ऊपर जोड़ करके और फिर जाकर के उसको बेचिए, आप अपना अपने पास रख लीजिए, मेरा टैक्स मुझे दे दीजिए। और ये क्यों? क्योंकि भाई मैंने भी, आपका कैपिटल लगा है, आपने उसमें रिस्क लिया, इंटरप्रेन्योरशिप शो किया, लेकिन हमने भी एज ए गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट करके रखा है जो आपके बिजनेस को हेल्प करता है। तो उसके बदले में जो हम पेमेंट देते हैं, तो उसका जो यूजर चार्ज देते हैं वो तो फ़ी हो जाता है, लेकिन जो बदले में हम जो एक तरह से जो हमने इनडायरेक्ट आपको सपोर्ट किया आपके बिजनेस में, उसके बदले में हम लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूटीज़ बोलते हैं। और जैसे GST भी एक तरह का ड्यूटी है। अब कस्टम ड्यूटी भी, एक्साइज ड्यूटी पहले होता था, एक तरह से ड्यूटीज़ हैं, और वो क्या होता था, मूल्य के ऊपर जोड़ा जाता था। जैसे मान लो 20,000 रुपये फ़ी है, उसके ऊपर 18% GST जुड़ जाएगा और वो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा। कोचिंग वाला अपना फ़ी अपने पास रख लेगा और वो 18% सरकार को दे देगा। और ये ऐसा क्यों किया गया? भाई आप कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे आपको सपोर्ट कर रखा है, तो आपको सारा पैसा आप नहीं लेंगे, उसमें हमारा भी, मैंने आपका जो 20,000 है, उस 20,000 में मेरा भी 18% इसमें जोड़िए और स्टूडेंट से लीजिए, ला करके मुझे दीजिए। तो खैर ये बात है। अब AGR पे आते हैं, ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो सरकार द्वारा उनको स्पेक्ट्रम दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो भी होता है उसका चार्ज वो लेते हैं, फ़ी लेते हैं उसके बदले में। इनके अलावा जाएंगे तो जो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज हैं, या कहा जाए कि उससे बिजनेस जनरेट होता है, तो बिज़नेस जनरेट होता है, तो उसमें उस कंपनी से वो जो सर्विसेज जनरेट करेंगे, उस सर्विसेज जनरेटेड पर वो अपना पब्लिक से जो भी GST का रेट है, जो सर्विस टैक्स पहले होता था, वो वसूल करके सरकार को देंगे। इनके अलावा उन कंपनियों को, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही, एग्रीमेंट का पार्ट है कि भाई आप जो टेलीकॉम कंपनी चलाने के लिए जो सरकार ने आपको लाइसेंस दे रखा है, ठीक है, उसके बदले में आपको 8%, और फिर जो स्पेक्ट्रम, आप जो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने जो दे रखा है, वो स्पेक्ट्रम को जो यूज कर रहे हैं, उसके बदले में 3 से 5% के बीच में आपको सरकार को एक माने भागीदारी आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो ये इसको बोलते हैं माने AGR बोलते हैं, ठीक है। ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, ये कहा जाता है। 8% और 3%, ये दोनों मिला करके आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैटर ये फंस गया, हमने एक बात यहाँ पे रोक ली इसलिए कि ये जो 8% 3% किस अमाउंट का, ठीक है। तो अब यहीं पे डिस्प्यूट रहा। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनका कहना ये है कि भाई ये जो 8% 3% है, 3 से 5% है, ये हम जो टोटल टेलीकॉम सर्विसेज हमारा जो 1 साल का ही मान लें, अगर हमने जो इंटरनेट सर्विसेज है, मोबाइल सर्विसेज है, SMS है, सारे जो टेलीकॉम सर्विसेज हम जो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, उससे जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, उससे जो हमारे पास पैसे आते हैं, ठीक है, उसका आप ये 8% और 3% आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। ये टेलीकॉम कंपनीज का कहना है ये कि वट एवर बिजनेस आई हैव जनरेटेड यू शुड चार्ज ऑन दिस, ठीक है, दिस 8% एंड 3%। लेकिन सरकार का कहना था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड था कि नहीं, आप तो ये जो सर्विसेज जो जनरेट करते हैं, वो तो उस रेवेन्यू में जो टोटल का 8%, उस टोटल में ये जो सर्विसेज का पैसा तो उसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए। इनके अलावा जाएंगे तो सर्विसेज के साथ साथ आपको जो नॉन कोर बिजनेस आपका है, नॉन कोर बिजनेस में जैसे आपका कोई एसेट्स है, उस एसेट्स को बेचने से जो पैसा आपके पास आता है, ठीक है। इनके अलावा जाते हैं तो जो रेंट से कोई पैसा अगर आपके पास आता है, इनके अलावा इसमें कुछ हैं, जैसे जो हैंडसेट्स वगैरह जो कई बार कंपनी जो एयरटेल के द्वारा मान लीजिए हैंडसेट बेचा गया, वोडाफोन के द्वारा कोई हैंडसेट स्मार्टफोन अपने कस्टमर्स को दिया गया, रिलायंस जियो के द्वारा जनरली दिया जाता है या पहले भी दिया गया था। तो ये रियल एस्टेट से जो कंपनी का जो रियल एस्टेट बिजनेस है, जो हैंडसेट सेल है, या उनका जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सर्टेन एसेट्स है, तो ये सारी चीज़ें कोर और नॉन कोर दोनों बिजनेस से जो आपको पैसे आपके पास आते हैं, उसको रेवेन्यू माना, टोटल रेवेन्यू माना जाना चाहिए, और उस टोटल रेवेन्यू का आप हमें 8% और 3% दीजिए। क्लियर रहेंगे? तो एक ये सरकार का कहना ये था, और टेलीकॉम कंपनी कहना ये था कि नहीं, केवल जो कोर हमारा बिजनेस है, जैसे हम आपका जो भी स्पेक्ट्रम हमने लिया हुआ है, और स्पेक्ट्रम लेकर के जो हम टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में, ठीक है, और आपने हमें लाइसेंस दे रखा है, उसके बदले में आप ये टोटल कोर सर्विसेज हैं, उससे जो हमारे पास पैसा आता है उसका
अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, 2003 से ये मामला चल रहा था, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के स्टैंड को ही, जो उन्होंने ग्रॉस रेवेन्यू में जिसका 8% 3% होगा, वो उन्होंने क्या किया कि कोर और नॉन कोर दोनों तरह के बिजनेसेस को उसमें इंक्लूड किया, बिजनेस से आय वाली इनकम को इंक्लूड किया, और इस तरीके से मामला बढ़ करके ये टोटल जो टेलीकॉम कंपनीज थी इनके ऊपर ये अमाउंट बढ़ के हो गया ये 1.40 लाख करोड़ रुपये, और उसके ऊपर फिर पेनल्टी वगैरह जोड़ करके अभी जो आज डिसीजन आया है अखबारों में छपा हुआ है कि ये अमाउंट 1.70 लाख करोड़ रुपीज़ है। अब ये 1.70 लाख करोड़ रुपीज़ में अगर आप जाते हैं तो वोडाफोन के ऊपर 58,254 करोड़ रुपया, वोडाफोन और आइडिया के ऊपर, जो एयरटेल है भारतीय एयरटेल उसके ऊपर 43,980 करोड़ रुपया, जो रिलायंस जियो है उसके ऊपर भी। इनके अलावा जाएंगे तो इसके पहले जो दो कंपनी थे, जो टाटा टेली सर्विसेज है उसके ऊपर 4,197, उसके अलावा जाएंगे तो आपका जो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की, और फिर एयरसेल को एयरटेल ने, और रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायंस जियो ने ले लिया था, तो इनके ऊपर भी ये AGR का बकाया है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो कंपनीज है, तो दो कंपनी को तो छोड़ दीजिए, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो चुका, एयरसेल भी बंद हो गई है, दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं, तो इनके ऊपर जो बकाया होगा उसका क्या मैटर है, एक तो वो अलग है। अब ये जो कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनका क्या होगा? सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि भाई इनको एक इंस्टॉलमेंट इन्होंने 31 मार्च तक जमा करा दिया है, आप जो बैलेंस है उसको 20 साल का इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, ठीक है। अब 20 साल का इंस्टॉलमेंट ये बना करके ये दें 8% ब्याज के साथ, ये गवर्नमेंट को दे दें। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया उसमें कहा कि नहीं 20 साल का नहीं दिया जा सकता, ये 10 साल का दिया जाएगा, और उन्होंने जो बैलेंस है जो उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, और जो बैलेंस है उसको वो 10 इंस्टॉलमेंट में बांट दें, और फिर 8% ब्याज के साथ इस पैसे को वो सरकार को, गवर्नमेंट को चुकाएं, लेकिन ज़रूर चुकाएं, ये बात है। अब इसमें ये आया कि अब जो अमाउंट बनेगा 10 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट में, वोडाफोन के ऊपर 5,040 करोड़ रुपीज़ का बनेगा, 5,040 करोड़ का, भारतीय एयरटेल के ऊपर 2,598 रुपये का, और इनको टाटा टेली सर्विसेज को 1,260 करोड़ रुपये का, रिलायंस जियो ने अपना जो उसका था वो पैसा उसने चुका दिया, ठीक है। चूँकि रिलायंस जियो नई कंपनी है उसके ऊपर ये AGR वाला बकाया नहीं है, जो पुरानी कंपनियाँ हैं उन्हीं के ऊपर मेनली बकाया है। तो ये अब एक मुद्दा। दूसरा जो रिलायंस कम्युनिकेशन और उसका एयरसेल का जो मामला है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई ये मैटर NCLT को दे दिया जाए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए, और उसके द्वारा जो डिसीजन आएगा उसका पालन किया जाए। और वहाँ पे चूँकि ये दोनों कंपनियाँ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, तो आप जानते हैं कि हम लोग कई बार मौके में आपसे पूछते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है उसके अनुसार जाएंगे तो इसमें इंसॉल्वेंसी का प्रैक्टिकल मीनिंग देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी ओर से ही जाके बैंक को ये डिक्लेयर करता है कि नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू पे योर इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आप मेरा जो मॉर्गेज रखा हुआ है या जो मेरे एसेट्स है आप उसके कहा जाए कि उसका लिक्विडेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, और शुरू करके आप उसको नीलाम कर दीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, और अपना बकाया ले लीजिए, जो बैलेंस बचता है वो हमें दे दीजिए, ठीक है, या जो अपना ले लीजिए, जो बैलेंस बच जाता है वो हमें बताइए, फिर हम पे करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कहा जाता है जब वो कंपनी के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल एक मकान खरीदा, एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 50 लाख दिया, और बाकी 2 करोड़ को अब 1 करोड़ रुपया उसने बैंक से लोन ले रखा है, उसका इंस्टॉलमेंट वो चुका नहीं पा रहा है, तो ये व्यक्ति खुद ही जाएगा बैंक को जाकर के इन्फॉर्म करेगा, या कंपनीज खुद ही जाएंगी जाकर बैंक को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई नाउ आई एम इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट में क्या होता है, देखो प्रोसीजर क्या हुआ, जब व्यक्ति खुद, कंपनी खुद जा करके, और बैंक्रप्सी में होता है कि जब जो बैंक है वो कंपनी को जो कोर्ट ऑफ प्रोसीजर के तहत जो सरफेसी एक्ट है या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है उसके तहत वो कंपनी को जाकर, कंपनी को या व्यक्ति को उसका जो मॉर्गेज रखा हुआ है उसको फिर कोर्ट के प्रोसीजर के तहत उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके और उसको फिर लिक्विडेशन की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। तो ये दोनों वर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक में व्यक्ति के द्वारा खुद जो लोन लिया हुआ है उसके द्वारा स्वयं, और दूसरा बैंक के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें आता है तो एयरसेल और इसके साथ ये वाला मैटर आएगा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाला मैटर यहाँ पर आएगा, एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ, बाकी के साथ ऐसा नहीं है। अब ये डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक मैटर इसमें से आता है। तो देखो
अब इसमें आता है कि जैसे अभी आपने पूरे, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि पूरा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो जुलाई 2015 में शुरू हुआ था, उसके तहत या बड़े पैमाने पे ई गवर्नेंस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि पूरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको आपने ऑनलाइन कर दिया, गवर्नेंस को आपने ऑनलाइन कर दिया, अपने ई कॉमर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, ई लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पे डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट से लेकर के हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट, तीनों लेवल पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप यूज को प्रमोट कर रहे हैं। तो पूरा जो लाइफ है सोशल मीडिया से लेकर के पूरा लाइफ आज इस टेलीकॉम सर्विसेज पर डिपेंड हो गया है। और ऐसी स्थिति में मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर होने से फ़ायदा ये होगा कि एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन रहेगा तो कंपटीशन का बेनिफिट आप जानते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी कोशिश होगी और साथ में रेट भी कम रहेंगे, कम्पिटिटिव रेट रहेगा। अदरवाइज अगर ये भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अगर ये दोनों डूब जाएँ ये AGR के पेमेंट के प्रोसेस में, इनके पास इतना साल में रेवेन्यू ना आए, इतना बिजनेस इनके पास ना आए जिससे कि अपना खर्चा और AGR चुका पाएँ, तो ऐसी स्थिति में रिलायंस जियो एक बच जाएंगी और एक कंपनी के होना उचित नहीं है। ये एक तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगा और मोनोपोली के बाद फिर सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये तो अब हमने जो देखो तो ये इसमें से आता है कि आज के डेट में जब पूरी इकोनॉमी डिजिटल, पूरा गवर्नेंस डिजिटल, पूरा जो लर्निंग, एजुकेशन, मेडिकल सब कुछ जब डिजिटल होते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मल्टीपल जो कंपनीज हैं वो मल्टीपल कंपनीज को होने चाहिए टेलीकॉम सर्विसेज में। और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि भारत, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो जैसे कंपनीज़ का कहना ये है कि भाई ये जो हमारा टोटल सेल है, जो कोर सर्विसेज है, जो हमारा टेलीकॉम सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, इससे जो हमारा इनकम हो रहा है आप उसका हमसे आप AGR लीजिए, उस पर AGR चार्ज करिए। लेकिन आप पूरा जो कोर प्लस नॉन कोर का, लेकिन अब वही बात है कि इंडिया में इतना सारा रेगुलेशन है, इतनी सारी, अब आप खुद भी सोच के देखो कि कोई मेरा एसेट्स है, उस एसेट्स को बेचा हमने, यानी कहीं से भी सरकार क्या करती है, ये जो बाबू जो बैठे हुए हैं, IAS बन के लोग जो बैठे हुए हैं, वो ऐसा जो घेरते हैं सरकार को, ये जो कंपनीज वगैरह को, उनको बिल्कुल कहने का मतलब सोचो कितना ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इतना रिस्क लेकर के लाखों करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके सारा पूरे देश में फैला करके, और एक टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं, अगर वो कोई जिद कर लेते हैं, एक मंत्री जी हैं जो जिद कर लेते हैं, जिनको उनके पद से हटा करके और कहीं पे एक छोटा सा दुकान चलाने के लिए दे दिया जाए तो उनसे वो दुकान नहीं चलेगा, और वो वहाँ बैठ करके पूरा इस सारी कंपनियों के भविष्य को तय कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो AGR में जो एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू जो ये काउंट कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमें जो एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू ये काउंट कर रहे हैं उसको एग्रीगेट भी मान सकते हैं, तो ये काउंट कर रहे हैं। उसमें मुझे मेरा सुझाव ये है कि वो कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वहाँ से इन कंपनीज को मानना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार भी चाहती थी कि इनको थोड़ा लंबा विंडो दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, इनको 10 साल का दिया है। और ये कंपनियों से अब उम्मीद की जा रही है कि वो ये कंपनी ये जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को ब्याज के साथ पे करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। और इसका इम्पैक्ट भी देखा, ये जो डिसीजन आया, ये भारतीय एयरटेल का जो शेयर बाजार में शेयर है वो करीब 5% से आगे बढ़ गया। वोडाफोन और आइडिया को अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो बकाया है वो 5000 करोड़ रुपीज़ का है, एनुअल जो इंस्टॉलमेंट उनको पे करना होगा, और बाकी तो अन्य जो खर्चे हैं वो उनको पे करने ही होंगे। तो एक देखो, एक मैटर ये आता था, आप ध्यान रखेंगे, आप इसमें स्टैंड लेंगे कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, लेकिन सरकार का ये कहना था। वहाँ से मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जो AGR होना चाहिए, वो AGR जो कोर जो बिज़नेस है उस पर चार्ज किया जाना चाहिए, सारे कोर और नॉन के वो सबको मिला करके और उस पर चार्ज करना। तो अकाउंटिंग में भी दिक्कत आती हैं और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, जो कि लिबरलाइजेशन के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका तो पालन करना पड़ेगा, ये बात है, मैंने ये ले लिया इसमें। दूसरा जो इसमें आया कि अभी जैसे कल की जो सूचना आई है कि भाई जो 23.9% Q1 में इकोनॉमी निगेटिव रही है, तो यहाँ पर एक ये मैसेज आ रहा है कि भाई जो एक हलचल है सबके बाद, तो जो डेटा है वो डेटा है। अब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टैंड है कि भाई कौन दोषी है, कौन क्या है, लेकिन अब जो भी है सो है ये। अब यहाँ पर वे आउट क्या है, तो वे आउट में जाएंगे तो अभी RBI का हाथ बन गया। क्यों हाथ बन गया? क्योंकि RBI ने, आप जानते हैं कि मार्च से अप्रैल से लेकर के काफ़ी जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को काफ़ी कम किया, और कम करके ये कोशिश RBI द्वारा ये की गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए, जिससे कि कंज्यूमर को भी चीप लोन मिले और जो प्रोड्यूसर्स है उसको भी चीप लोन मिले। जिससे कि प्रोड्यूसर्स को लोन मिलेगा तो प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और कंज्यूमर को लोन मिलेगा तो वो डिमांड करेगा, और इस तरीके से GDP ग्रोथ में तो काफ़ी कोशिश RBI के द्वारा की गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत करीब 8 लाख करोड़
से ज़्यादा की लिक्विडिटी बाजार में देने के लिए। लेकिन इसका अब जाकर के एक इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। स्टैगफ्लेशन देखो क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में एक ही साथ इकोनॉमी का एक ऐसी स्थिति है जब एक ही साथ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी रहता है और दूसरा रिसेशन भी रहता है। जबकि ओरिजिनल कंडीशन में क्या होता है, जब इकोनॉमी को एक हेल्दी कंडीशन में रहती है तो इसमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों भाई भाई हैं, और रिसेशन और डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, या जिसको मुद्रा संकुचन बोलते हैं, डिफ्लेशन, ये जो होता है वो दोनों भाई भाई हैं। एक में क्या होता है, जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो साथ में इन्फ्लेशन रहेगा, प्राइस राइज की स्थिति रहेगी और उसमें कंपटीशन चलते रहता है। और इंडिया में जानते हैं 4% प्लस माइनस 2% को हेल्दी माना जाता है। 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन होने का मतलब होता है, इट्स इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ही होता है, इट्स ए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस। ये नेट इंक्रीज ऑफ प्राइस नहीं होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस होता है और ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब ये 6% या 4% या 5% रहता है तो जो प्रोड्यूसर को मार्केट में, ठीक है, प्रॉफिट की संभावनाएं रहती है और वो प्रोडक्शन करके बाजार में ले आता है। और कंज्यूमर, चूँकि ग्रोथ तेज है तो कंज्यूमर के पास भी लिक्विडिटी रहता है, कंज्यूमर के पास भी पैसे रहते हैं, तो वो उस रेट पर उसको खरीदते हैं, आइडियल मतलब उसको खरीदते हैं और इस तरीके से जीडीपी बढ़ते रहता है। तो 4% का जो आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है, उसको अच्छा इंडिया में माना जाता है। उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन था, 1 अप्रैल 2014 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। कंज्यूमर प्राइस CPI कंबाइंड बेस्ड ये इन्फ्लेशन है, ये 4% प्लस माइनस 2% का। तो इसमें जाएंगे तो ये होता है कि 6-4% रहना चाहिए आइडियल, तो इससे दोनों के दोनों मार्केट में रहेंगे। बहुत कम है तो प्रोड्यूसर में, बहुत कम अगर इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में प्रॉफिट की संभावना नहीं है, प्राइस राइज का ट्रेंड नहीं है तो प्रॉफिट की संभावना नहीं है, प्रोड्यूसर्स बाहर रहेगा और कंज्यूमर बाजार में जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। और दूसरा, अगर 4% से ज़्यादा है, 6-8% है, तो इसका मतलब मार्केट में प्राइस राइज की स्थिति है, प्रॉफिट का सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर मार्केट में आएगा, कंज्यूमर बाजार में नहीं जाएगा। और उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि फिर न तो इन्फ्लेशन बहुत कम होना प्रॉफिटेबल है, न तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होना। ये 4% इंडिया के लिए 4% आइडियल माना जाता है जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मार्केट में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये दोनों साथ साथ होते हैं। अभी क्या हुआ कि सप्लाई तो गया नहीं और आरबीआई ने क्या किया कि लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देने से लोग गाड़ी खरीदने पहुंच गए, लोग रियल एस्टेट में चले गए, लोग कंज्यूमर आइटम में चले गए। तो बहुत जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से तो कंज्यूमर ज़्यादा तेज़ी से लोन ले रहा है, प्रोड्यूसर का लोन और उसका प्रोडक्शन मार्केट में आने में देर हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कंज्यूमर के पास लिक्विडिटी ज़्यादा जाने के कारण जो डिमांड है उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। और भी नेचुरल कारण होते हैं और भी कई सारे कारण होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और यहाँ पे सप्लाई नहीं होने के कारण ये निगेटिव माइनस 23.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ है, और इन्फ्लेशन क्या है, अराउंड 6% के आसपास जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आरबीआई के द्वारा अगर पॉलिसी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को और कम किया जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कंज्यूमर को और सस्ता लोन मिलेगा, वो और लोन लेगा तो पता चला कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक समय पता चला कि इन्फ्लेशन हो गया 8% और ये जीडीपी ग्रोथ माइनस 23.9% है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी आता है। तो एक साइड में रिसेशन और दूसरे साइड में इन्फ्लेशन, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं, इसी सिचुएशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चूँकि जब इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, लेकिन ये स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, रिसेशन की स्थिति, इन्फ्लेशन की स्थिति और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है, ये स्टैगफ्लेशन टेम्प्रोरी है। आरबीआई को अपने पॉलिसी रेट्स को कम करने चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए। अगर लिक्विडिटी उसको, अगर वो पॉलिसी रेट्स को कम नहीं करता है, आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इससे प्रोड्यूसर्स को लोन मिलने में कठिनाई होगी, कॉस्टली लोन मिलेगा और ये जो इन्फ्लेशन है वो और बढ़ जाएगा और ये जो रिवाइवल देरी हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जो नया पैकेज, जो पैकेज 2.0 आना चाहिए, उस पैकेज 2.0 में आरबीआई का रोल रहना चाहिए और आरबीआई मार्च 2021 तक कम से कम रेट को घटाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाए, रेपो रेट वगैरह रिवर्स रेपो रेट को घटाए, जिससे कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे, जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में जाए और वो मार्केट में जो जा रहा है वो भले ही कंज्यूमर के पास जा करके डिमांड क्रिएट करके इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स के पास भी जाएगा और प्रोड्यूसर थोड़े दिन में प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट लेके आ जाएगा और कंज्यूमर का डिमांड मीट आउट होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है। इनके अलावा अन्य जो टैक्स रिबेट्स वगैरह हैं, जैसे कोचिंग के मामले में ही कहा जाए तो कोचिंग में 18% GST बहुत ज़्यादा है। मैंने कोचिंग वाले के पास पिछले 6 महीने से आप जानते हैं सब लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन में जो भी किसी ने कुछ अगर जो GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसको ऑनलाइन में ही कुछ जा रहा है, तो ऑनलाइन सारा टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल हुआ तो पता चला कि उसमें 18% वो ज़्यादा आ जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, होटल वाले, जो टूरिज़्म वाले हैं, ये सारे कोचिंग वाले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इनका भी है कि भाई हमारा जो रेट है अब टाइम है कि कम से कम रेट को कम किया जाए। इसके पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स को आपने कम किया था, अब टाइम है कि इनडायरेक्ट टैक्स को भी थोड़ा बहुत कम किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई टैक्स कट किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी 8 लाख करोड़ के आसपास जो फिजिकल डेफिसिट का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, इनकम सरकार के पास आ नहीं रहा है। आज GST का भी डेटा आया है, अखबारों में छपा है, 86,000 जो कि 86,000 करोड़ रुपीज़ का GST आया है, और ये 86,000 करोड़ रुपीज़ पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल के जो ये सेम डेटा के कंपैरिजन में कम है ये, तो सरकार के पास टैक्स कम आ रहे हैं, अन्य सोर्सेज नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कम आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं आ रहे, केवल एक बोरोइंग, तो बोरोइंग से बहुत ज़्यादा। तो अब जो विकल्प बच जाता है, तो विकल्प 2 ही बच जाता है। एक बच जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर GST टैक्स बढ़, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना, एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट अपना, और ये जो लिकर है, लिकर के ऊपर टैक्स लगा करके यही 2 विकल्प ईजी विकल्प दिख रहा है जहाँ पर टैक्स लगा करके, तो और जहाँ से जो आ रहा है, जैसे कोचिंग ही है या जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो वहाँ से आ रहा है कम से कम वो आते रहे, तो सरकार का काम, सरकार अपनी जो देनदारी है, जो भी लायबिलिटीज़ हैं या स्टिमुलस पैकेज के रूप में जो भी कुछ डिक्लेरेशन करना है, तो सरकार के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन रेट कट की, टैक्स कट की संभावना मुझे कम दिखती है। खैर, तो ये दूसरा मुद्दा था जो आज का। एक तीसरा जो मुद्दा है ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप जानते हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन था वो था 24 ईयर, और 50% अराउंड 50.1% के आसपास जो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन इस 24% से नीचे था, या 24% से नीचे था। और उसमें भी 2 इसमें डे आ रहे थे, एक 0 से 14 साल के बीच में, और दूसरा जो एज ग्रुप था इसमें, एक दूसरा एज ग्रुप इसमें था ये जो 24 साल का जो एवरेज एज था इंडिया में 2011 के अनुसार, उसमें उससे नीचे टोटल जो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन में 24 ईयर्स एंड बिलो 2011 में 30.8% थे 0 से 14 साल के, और 19.3% थे 15 से 24 साल के, और ये दोनों को मिला करके 50% हो रहा था। और अदरवाइज आप जानते हैं कि 15 साल से 64 साल के बीच में भारत में 64%, और इसी को कहा जाता है कि जब कुल जनसंख्या में नौजवान जनसंख्या की भागीदारी बढ़ जाती है, और नौजवान जनसंख्या आप जानते हैं कि वो प्रोड्यूसिंग होते हैं वो, ठीक है, चूँकि 15 साल जो 0 से 14 साल वाले कंज्यूमर होते हैं और 65 साल के ऊपर वाले कंज्यूमर होते हैं, तो ये व्हेन 2 इज़ मोर देन, माने ये जो बीच वाला 15 साल से 64 साल के 2 इज़ मोर देन 1 + 3, तो क्या होगा, तो ये 2 उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर इनकम ज़्यादा होता है, घर में इनकम ज़्यादा होगा, जब नौजवानों की संख्या ज़्यादा होगी तो इनकम अधिक होगा, सेविंग्स अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, और इन्वेस्टमेंट तो GDP ग्रोथ बढ़ेगा। और ये जो GDP ग्रोथ बढ़ा है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जो जनसंख्या की स्थिति में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसके कारण इकोनॉमी को जो बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डिविडेंड, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो 15 साल से 64 साल के बीच में जो कि उम्र वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, और उसको प्रोड्यूसिंग एज कहा जाता है, ठीक है। और ये खाने वाले कम होते हैं यहाँ, और कमाने वाले ज़्यादा होते हैं। अर्निंग मेंबर ज़्यादा होंगे और डिपेंडेंट कम होंगे, तो इससे क्या होगा कि इनकम बढ़ेगा तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट से घर का तेज़ी से विकास हो जाएगा, या देश का तेज़ी से विकास होगा। और इस बीच में पॉपुलेशन के बढ़ने से और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं। ये जो कंज्यूमरेबल गुड्स हैं उसका डिमांड बढ़ता है, या मकान का रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ता है, गाड़ियों का डिमांड, ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं उनका सबका डिमांड बढ़ता है, और इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ती है इस बीच की जनसंख्या के अधिक होने से। आज जो डेटा आया है, उस डेटा में ये आया है कि इसमें देख रहे थे कि देश में करीब 11 राज्य ऐसे हैं जिनका एवरेज एज 2036 तक आते आते अराउंड 40 ईयर्स हो जाएगा। और
अराउंड 40 ईयर्स होने का मतलब ये हुआ। और उस 40 ईयर्स में जो टोटल पॉपुलेशन है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, वो जो अभी 24 साल एज पर 50% लोग 24 साल से कम थे, 2036 में ये 24 साल से कम वाले लोगों की भागीदारी की संख्या घट करके केवल 35% रह जाएंगे 24 साल से कम वाले, और बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे 24 साल से ऊपर हो जाएंगे। और इंडिया का जो एवरेज एज होगा 2036 में, जो अभी 24 साल 2011 के अनुसार 24 साल था, वो एवरेज एज बढ़ करके हो जाएगा इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का भी वो हो जाएगा, जैसे हमने तो 10 राज्यों का कहा 10 ईयर्स टू ऑलमोस्ट बाई 35 ईयर्स हो जाएगा। और बाकी जो 10 राज्य हैं उनका तो अराउंड 40 रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कहने का मतलब ये है कि हमें अब क्या करना होगा कि हम चल रहे हैं 2020-21 में चल रहे हैं, 16 साल बाद ही हमारे जो पॉपुलेशन है 11 राज्यों में हम एजिंग पॉपुलेशन की ओर जाएंगे। और एजिंग पॉपुलेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि वहाँ पे वर्कर्स का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है, प्लस उनके जो सोशल वेलफेयर जो मेजर्स होते हैं, जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, डिपेंडेंसी ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ बढ़ जाता है, और नेक्स्ट नीड फॉर वाइडर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी, और इनके अलावा जाएंगे तो डिपेंडेंसी, जैसे कंज्यूमर जो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर जो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसका बोझ बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर इनकम कम हो जाए, फिर तो सेविंग्स कम हो जाएगा, और सेविंग्स कम हो जाएगा, व्यक्ति का भी सेविंग कम हो जाएगा, और देश का भी जो एज ए नेशन भी सेविंग कम हो जाएगा। और सेविंग कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टेड इनकम तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे होंगे वो पैसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बदले वो पैसे इन क्षेत्रों में सोशल सिक्योरिटी कवरेज वगैरह में खर्च होना शुरू हो जाएंगे, पेंशन में, सोशल सिक्योरिटी कवरेज में, ये इन जगहों पे खर्च हो जाएगा। तो ये जो पैनल है, जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नेक्स्ट जो ट्रेंड पॉपुलेशन में दिखने जा रहा है उस पॉपुलेशन को ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे है कि इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव इंडिया हैज़ लिमिटेड विंडोज टू हार्नेस इट्स ह्यूमन कैपिटल एंड एब्जॉर्ब इट इन डिसेंट वर्क्स। The projected aging, they argue, will have several consequences including low labor productivity increasing, ये सारी बातें उनका कहना ये है। तो फिर कंक्लूजन इसमें से यही आता है कि इंडिया अभी तक पॉपुलेशन डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए, को यूज करने के लिए स्टेप्स ले रहा था, और वो स्टेप्स दो तरह के थे, एक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया को अभी टाइम रहते ही इंडिया को वो जो एजिंग पॉपुलेशन है उस दिशा में भी काम करने शुरू कर देने चाहिए। और मुझे लगता है, मैं मजाक में आपसे कहूँ तो मुझे लगता है कि सरकार द्वारा इस दिशा में, ये जो सोसाइटी है उस दिशा में काम भी करने लगा है। जैसा कि अभी जो लेटेस्ट जो जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट से आप जानते हैं कि मेडिकल में एडमिशन होता है, और जेईई से इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, और आप जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा इंजीनियर नहीं होते हैं, बुढ़ापे का सहारा डॉक्टर होते हैं। और टोटल जो संख्या देखेंगे, जेईई में टोटल 8.5 लाख लोग स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, और नीट में 26 लाख अपियर हो रहे हैं। अर्थात जो अब यही, लेकिन आज से 10 साल पहले जाते तो ऐसा नहीं था, नीट में कम लोग और जेईई में ज़्यादा लोग अपियर होते थे। लेकिन अब चूँकि आने वाले दिनों में, आज से 20-25 साल, आज से 15 साल बाद लोगों को इंजीनियर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी और डॉक्टर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। उसी तरह से अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी और हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। खैर, तो ये 11 बड़े राज्यों के सेंस में, लेकिन एक रे ऑफ होप यहाँ पे ज़रूर है कि अभी 2 राज्य ऐसे हैं, बिहार और यूपी। आप जानते हैं ये बिहार यूपी अभी तो इंटर भी नहीं किए हैं। बिहार यूपी का जो एवरेज एज है 2011 के अनुसार बिहार का 18.5 ईयर्स है, और यूपी का भी इसी तरह से 20 ईयर्स है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों को मिला दिया जाए तो हमको लग रहा है करीब 25 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या बनती है। और ये 25 करोड़ जनसंख्या ये यंग रहेंगे, जब ये जो 11 राज्य हमने कहा वो जब बूढ़े हो जाएंगे, या पूरा देश जब बूढ़ा हो जाएगा, ये जो 25 राज्य हैं, ये जो 25 करोड़ जनसंख्या है बिहार का, यूपी का, और भी सब मिला जुला करके अगर देखें, कुछ उड़ीसा में भी देख लें, कुछ छत्तीसगढ़ में भी देख लें, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी देख लें, कुछ पश्चिम बंगाल में भी देख लें, तो एक जनसंख्या रहेंगी जो कि ये जो बूढ़ी हो रही जनसंख्या, जो साउथ के राज्य हैं या जो सोकल्ड अभी विकसित राज्य हैं, ये सारे हिमाचल वगैरह भी उसी में आता है, इनका भी एजिंग पॉपुलेशन में आ रहा है ये। तो ये जो लोग होंगे इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ की जनसंख्या जब ये बूढ़े होने लगेंगे, जैसे विश्व बूढ़ा हो रहा था तो चाइना नौजवान हो रहा था, और चाइना बूढ़ा हो रहा था तो इंडिया नौजवान हो रहा था। अब इंडिया के अंदर जाएंगे तो जब साउथ बूढ़ा हो रहा है, साउथ जब जो ड्राइविंग सीट पर साउथ थे नौजवान होने में, अब वो बूढ़े हो रहे हैं,
तो धीरे धीरे फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और उधर के पूर्वी जो राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्य के लोग नौजवान होने की ओर रहेंगे। और ये देश की जो लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट प्लस जो भी बूढ़े लोगों के देख रेख का जो कार्य होगा, या इकोनॉमी को, पॉलिटी को, या बॉलीवुड की ज़रूरतों को, न्यूज़ मीडिया वगैरह को संभालने के लिए यहाँ से भारी संख्या में लोग आएंगे, जो नौजवान आएंगे और आकर के। तो इस तरीके से आज ये 3 बातें थी, आज हमने अखबार में देखा, तो हमें लगा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से भी इस तरह के न्यूज़ को, और भी कई सारे न्यूज़ हैं, आज बड़ा अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज हम नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन इसको कर लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप जानते हैं कि विराल आचार्य, जो पहले थोड़े दिन पहले उर्जित पटेल जी के साथ वो थे, डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, वो उनका एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी वर्तमान जो 23.9% है, उसके ऊपर उनका एक बड़ा सा आर्टिकल छपा हुआ है एडिटोरियल के रूप में। तो उसको भी एक पढ़ा जा सकता है, इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था सरकार की नीतियों के विरोध में। तो उनका एक पढ़ सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल है इसी मुद्दे पर, ये जो इकोनॉमिक रिसेशन जो इंडिया में चल रहा है उसको लेकर के। तो आज इतना ही। अभी फेसबुक वाला ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको उस दौरान फेसबुक दब जाएगा, उस जब आपका इंटरव्यू होगा 1 महीना बाद तो। लेकिन ये जो मुद्दे हैं पॉपुलेशन डिविडेंड का, अब इसको आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रख लेंगे। ये जो हमने कहा ना पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो कहेंगे कि बिहार की गरीबी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक आता है कि भाई यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और इस जनसंख्या को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, एजुकेशन, स्किल, अब सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन वहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी आया है कि अभी एक हाल में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार, जब पूरा देश बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये नौजवान होंगे, और ये रे ऑफ होप के रूप में देश के लिए एक प्रमुख लेबर फोर्स के रूप में या सोर्स ऑफ होप के रूप में, एज ए रे ऑफ होप के रूप में ये काम करेंगे और देश के विकास में भागीदारी करेंगे। तो आप अपने ये जो हमने जो मैटर आपको बताया, स्टैगफ्लेशन वाला मैटर बताया, पॉपुलेशन डिविडेंड और एजिंग पॉपुलेशन की बात बताई, और ये जो AGR मुद्दा है, तो ये आप लिख करके इसको जो हमने समझाया, चाहे आप अपनी तरफ से भी पढ़ के इसको लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, जिससे कि इंटरव्यू रूम में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकें। ये कहने को तो हो सकता है कि सीधे आपसे ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको इसको तैयार करके आपको रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।